शासन से मुक्ति के राष्ट्रीय संघर्ष में जनता की संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता बन गई। प्रसन्नता की एक लहर चारों ओर फैल गई। राजनीतिक स्वाधीनता भले ही बाद में आए, अब जनता ने गुलामी की मनोवृत्ति को त्यागना आरंभ कर दिया। मानो कि भारत अब किसी और हवा में सांस ले रहा हो। उन दिनों का उल्लास और उत्साह कुछ विशेष ही था, क्योंकि अब सोया हुआ शेर उठने ही वाला था। इसके अलावा हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। साथ ही कुछ पुराने नेताओं ने अब कांग्रेस छोड़ भी दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में जो नया मोड़ आया था वह उन्हें पसंद न था। वे आंदोलन तथा राजनीतिक कार्यकलाप के उसी पुराने ढर्रे में विश्वास करते थे, जो कानून की चार दीवारी का रत्ती भर भी उल्लंघन न करे। वे जनता के संगठन, हड़तालों, कामबंदियों, सत्याग्रह, कानून सीखनी, गिरफ्तारी और जुझारू संघर्ष के दूसरे रूपों के विरोध में थे। इस काल में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, उनमें मोहम्मद अली जिन्ना, जी.एस. खारपेट, विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट थे। विपिन चंद्र पाल वर्ष 1921 से 1922 में भारतीय जनता एक अभूतपूर्व हलचल के दौर से गुजरी। हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेज में प्रवेश ले लिया। यही समय था जब अलीगढ़ के जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ का जन्म हुआ। जामिया मिलिया बाद में दिल्ली चला गया। इन राष्ट्रीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन और लाला लाजपत राय जैसे विख्यात व्यक्ति शिक्षक का कार्य करते थे। सैकड़ों वकीलों ने अपनी मोटी कमाई वाली वकालतें छोड़ दी। इनमें देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू और सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, टी प्रकाशम और आसफ अली जैसे लोग शामिल थे। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया और 6 माह के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपए जमा हो गया। स्त्रियों ने बहुत उत्साह दिखाया और अपने गहनों जेवरों का खुलकर दान किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एक जन आंदोलन बन गया। पूरे देश में विदेशी वस्त्रों की बड़ी बड़ी होलियां जलाई गई। खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। जुलाई 1921 में एक प्रस्ताव पारित करके खिलाफत आंदोलन ने घोषणा की कि कोई मुसलमान ब्रिटिश भारत की सेना में नहीं भर्ती होगा। सितंबर में राजद्रोह का आरोप लगाकर अली भाइयों को कैद कर लिया गया। गांधी जी ने फौरन आह्वान किया कि इस प्रस्ताव को सैकड़ों सभाओं में पढ़कर सुनाया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 50 सदस्यों ने ऐसी ही एक घोषणा की कि जो सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत का उत्पीड़न कर रही है, उसकी सेवा कोई भारतीय न करे। ऐसा ही एक बयान कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी जारी किया। कांग्रेस ने अब आंदोलन को और ऊंचे स्तर तक ले जाने का फैसला किया। इसने हर एक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की अनुमति दी कि अगर उसकी राय में उस प्रांत की जनता हो तो वह नागरिक अवज्ञा आंदोलन या ब्रिटिश कानूनों के उल्लंघन का आंदोलन आरंभ कर सकती है, और इसमें करों का भुगतान रोकने का आंदोलन भी शामिल किया जा सकता है। सरकार ने एक बार फिर दमन का सहारा लिया। तब तक कांग्रेस और खिलाफत के स्वयंसेवक निचले स्तरों और हिंदू और मुसलमान राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एकताबद्ध करने के लिए साथ साथ ड्रिल का आयोजन करने लगे थे। ऐसे सारे ड्रिल गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। वर्ष 1921 के अंत तक गांधी जी को छोड़कर सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता तथा 3000 दूसरे लोग जेल में बंद किए जा चुके थे। नवंबर 1921 में ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स ऑफ वेल्स जब भारत भ्रमण पर आए तो उनका स्वागत बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन द्वारा किया गया। सरकार ने उनसे निवेदन किया था कि जनता और राजा महाराजों में वफादारी की भावना जगाने के लिए वे भारत की यात्रा पर आएं। बम्बई में एक प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास सरकार ने किया और इसमें 53 लोग मारे गए तथा 400 घायल हुए।
53 मारे गए तथा 400 घायल हुए। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस ने अपना यह दृढ़ मत दोहराया कि जब तक पंजाब और खिलाफत की गलतियों को भरपाई नहीं की जाती तो स्वराज स्थापित नहीं हो जाता, वह पहले से भी अधिक जोरदार ढंग से अहिंसक असहयोग का आंदोलन जारी रखेगी। इस प्रस्ताव में सभी भारतीयों और खासकर छात्रों से आग्रह किया गया था कि वे स्वयंसेवक संगठनों में भर्ती हो जाएं और चुपचाप और बिना किसी प्रदर्शन के अपनी गिरफ्तारी दें। ऐसे सभी सत्याग्रहों को मनसा वाचा कर्मणा अहिंसक रहने, हिंदू, मुसलमान, सिखों, पारसियों, ईसाइयों और यहूदियों में एकता की भावना मजबूत बनाने तथा स्वदेशी का व्यवहार करने और केवल खादी पहनने की शपथ लेनी पड़ती थी। हिंदू स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से छुआछूत से लड़ने की शपथ भी लेनी होती थी। प्रस्ताव में जनता से यह भी आग्रह किया गया था कि जहाँ भी संभव हो वह हिंसक रहकर व्यक्तिगत या सामूहिक अवज्ञा आंदोलन चलाए। लोग अब संघर्ष के अगले आह्वान का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। आंदोलन में अब जनता में गहरी जड़ें जमा चुका था। संयुक्त प्रांत व बंगाल के हजारों किसानों ने असहयोग के आह्वान का पालन किया। संयुक्त प्रांत के कुछ भागों में बटाईदारों ने जमींदारों की अनुचित मांगें पूरी करने से इनकार कर दिया था। पंजाब में गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा खत्म करने के लिए सिख अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। असम में चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल की। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड के कर देने से इनकार कर दिया था। चेराला की पूरी जनता नगरपालिकाओं के कर चुकाने से इनकार करके शहर छोड़ चुकी थी। पोडन्नापुर में गांवों के सारे पेडन्नापाडु में गांवों के सारे अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। डुग्गीराला गोपाल कृष्ण युया के नेतृत्व में गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन छेड़ रखा था। फरवरी 1919 में वायसराय ने विदेश सचिव को पत्र लिखा था कि शहरों के निम्न वर्गों पर असहयोग आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ क्षेत्रों में, खासकर असम घाटी के कुछ भागों, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में किसान भी प्रभावित हुए हैं। 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने घोषणा की कि अगर 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए जाते और प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं होता तो वे करों की गैर अदायगी समेत एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन संघर्ष की यह लहर शीघ्र ही उतरने लगी। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी को चौरी चौरा नामक गांव में 3000 किसानों के कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके पहले भी देश के विभिन्न भागों में भीड़ द्वारा हिंसा की कुछ घटनाएं हो चुकी थी। गांधी जी को भय था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है। उन्हें पूरा विश्वास था कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अभी भी अहिंसा के पाठ को समझ और व्यवहार में अपना नहीं सके हैं, और यह समझ न हो तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन सफल नहीं हो सकता। हिंसा से उनका कोई संबंध न था। इस बात के अलावा शायद उन्हें यह भी विश्वास था कि अंग्रेज आसानी से किसी भी हिंसक आंदोलन को कुचल सकते हैं, क्योंकि जनता में भारी सरकारी दमन के प्रतिरोध की शक्ति अभी भी विकसित नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को रोक देने का फैसला किया।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 12 फरवरी को गुजरात के बारडोली नामक स्थान पर अपनी मीटिंग की और एक प्रस्ताव द्वारा उन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिनसे कानून का उल्लंघन हो सकता था। उसने कांग्रेस जन से आग्रह किया कि वह अपना समय चरखा को लोकप्रिय बनाने, राष्ट्रीय विद्यालय चलाने, छुआछूत मिटाने तथा हिंदू मुसलमान एकता को प्रोत्साहित करने से रचनात्मक कार्यों में लगाएं। बारडोली के प्रस्ताव ने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया। आश्चर्यचकित राष्ट्रवादियों में इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। कुछ को तो गांधी जी में पूरी श्रद्धा थी और उन्हें विश्वास था कि आंदोलन पर यह रोक संघर्ष की गांधीवादी रणनीति का ही एक भाग है, परंतु दूसरे ने, खासकर युवक राष्ट्रवादियों ने आंदोलन रोके जाने के निर्णय का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक अत्यंत लोकप्रिय युवक नेता थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है, जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था, उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। महात्मा जी के प्रमुख सहयोगी दीनबंधु, देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जो सब जेलों में थे, भी इस सामूहिक खिन्नता में भागीदार थे। मैं उस समय देशबंधु के साथ था और मैंने देखा कि जिस तरह महात्मा गांधी बार बार गोलमाल कर रहे थे, उस पर वे क्रोध और दुख से आप से बाहर हो रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जैसे दूसरे युवक नेताओं ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन जनता और नेतागण दोनों को गांधी जी में आस्था थी और वे सार्वजनिक रूप से उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। खुलकर विरोध किए बिना उन्होंने उनके फैसले को स्वीकार कर लिया। इस तरह पहला असहयोग और नागरिक अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन लगभग समाप्त हो ही गया। इस नाटक का आखिरी अंक यह था कि स्थिति का पूरा लाभ उठाकर सरकार ने तीखा प्रहार करने का निश्चय किया। उसने 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके उन पर सरकार के प्रति असंतोष भड़काने का आरोप लगाया। गांधी जी को 6 वर्षों की कैद की सजा हुई, यानी कि 22 से 6 28 सुनाई गई। अदालत में उन्होंने जो बयान दिया, उसके कारण यह मुकदमा ऐतिहासिक बन गया। अभियोग पक्ष के आरोप को स्वीकार करते हुए उन्होंने अदालत से निवेदन किया कि कानून में जिस बात को स्वेच्छापूर्वक किया गया अपराध समझा जाता है और जो मुझे किसी नागरिक का परम कर्तव्य लगता है, उसके लिए मुझे जितनी बड़ी सजा दी जा सकती है, दी जाए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के एक समर्थक से उसके एक कट्टर आलोचक के रूप में अपने रूपांतरण की विस्तार से व्याख्या की और कहा, अनिच्छापूर्वक मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत पहले जितना असहाय था, उससे कहीं अधिक उस असहाय ब्रिटेन के साथ संबंध ने बना दिया है। निहत्थे भारत के पास किसी भी आक्रामक के प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। वह इतना निर्धन हो चुका है कि अकालों के प्रतिरोध के लिए उसमें शायद ही कोई शक्ति बची है। नगरवासियों को शायद ही पता हो कि भारत की आधे पेट खाकर जीवित रहने वाली जनता किस तरह जीवनहीन होती जा रही है। शायद ही उन्हें पता हो कि जो क्षुद्र आराम उन्हें प्राप्त है, वह उस काम की दलाली है जो वे विदेशी शोषक के लिए करते हैं, और यह कि ये मुनाफा और दलाली जनता से चूसी जाती है। शायद ही उन्हें महसूस होता हो कि ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार जनता के शोषण के लिए चलाई जाती है। कोई भी लफ्फाजी आंकड़ों का कोई भी खेल उस साक्ष्य को नहीं मिटा सकता जो अनेक ग्रामों में हड्डियों के ढांचे के रूप में दिखाई देता है। मेरे विचार में कानून के प्रशासन को चेतन या अचेतन रूप से शोषक के लाभार्थ भ्रष्ट किया जा रहा है। इससे भी बड़ी दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेजों तथा देश के प्रशासन में लगे उनके भारतीय सहयोगियों को यह नहीं मालूम है कि वे वही अपराध कर रहे हैं
जिसका वर्णन करने का मैंने प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि अनेक अंग्रेज और भारतीय अधिकारी ईमानदारी के साथ यह मानते हैं कि वे दुनिया की सबसे अच्छी प्रणालियों में से एक को यहाँ लागू कर रहे हैं, और यह कि भारत धीमी गति से ही सही निरंतर प्रगति कर रहा है। वे यह नहीं जानते कि एक और आतंकवाद की एक सूक्ष्म पर प्रभावशाली प्रणाली और शक्ति के संगठित प्रदर्शन, और दूसरी ओर जवाबी आक्रमण या आत्मरक्षा की सारी शक्तियों से भारतीयों के वंचित कर दिए जाने के कारण जनता को शक्तिहीन बना दिया गया है तथा उनमें अनुकरण की आदत पैदा कर दी है। निष्कर्ष रूप में गांधी जी ने यह मत व्यक्त किया कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही पुनीत कर्तव्य है जितना कि भलाई के साथ सहयोग। न्यायाधीश ने कहा कि वह गांधी जी को वही दंड दे रहा है जो 1908 में लोकमान्य तिलक को दिया गया था। खिलाफत का प्रश्न भी बहुत जल्द अप्रासंगिक हो गया। तुर्की की जनता मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई और उसने नवंबर 1922 में सुल्तान की सत्ता से वंचित कर दिया। कमाल पाशा ने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए। उसने खलीफा का पद समाप्त कर दिया और संविधान में से इस्लाम को निकालकर राज्य को धर्म से अलग कर दिया। उसने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया, स्त्रियों को व्यापक अधिकार दिए, यूरोपीय ढंग से कानून बनाए और खेती के विकास के लिए तथा आधुनिक उद्योग धंधों की स्थापना के लिए कदम उठाए। इन सभी कदमों ने खिलाफत आंदोलन की बुनियाद ही नष्ट कर दी। असहयोग आंदोलन में खिलाफत के आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके कारण नगरों के मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए और इस तरह देश में उन दिनों राष्ट्रवादी उत्साह और उल्लास का जो वातावरण था उसे बचाने में इसका भी एक हद तक योगदान था। परिणाम स्वरूप ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक चेतना का राजनीति में समावेश हुआ और अंततः सांप्रदायिक शक्तियाँ मजबूत हुईं। यह बात कुछ हद तक सही भी है। राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा केवल मुसलमानों की एक मांग उठाना कोई गलत नहीं था। समाज के विभिन्न अंग अपनी विशिष्ट मांगों और अनुभवों के द्वारा स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझे ऐसा अपरिहार्य था। फिर भी मुसलमानों की धार्मिक राजनीतिक चेतना को ऊपर उठाकर धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना के स्तर तक ले जाने में राष्ट्रवादी नेतृत्व कुछ सीमा तक असफल रहा। इसके साथ यह भी ध्यान रहे कि खलीफा के प्रति मुसलमानों की चिंता से भी बड़े पैमाने पर उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व खिलाफत आंदोलन ने किया। वास्तव में यह मुसलमानों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं के प्रसार का ही एक पक्ष था। खिलाफत आंदोलन में इन भावनाओं को ही ठोस अभिव्यक्ति मिली। आखिरकार जब कमाल पाशा ने 1924 में खिलाफत को समाप्त कर दिया तो भारत में कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। यहाँ यह बात ध्यान रहे कि देखने में असहयोग और नागरिक अवज्ञा आंदोलन तो असफल रहे थे, मगर इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन अनेक अर्थों में और मजबूत हुआ। राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन अब देश के दूर दराज के स्थानों तक पहुँच चुके थे। लाखों लाख किसान, दस्तकार और शहरी गरीब राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे। भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ था। स्त्री आंदोलन में उतरी थी। लाखों लाख स्त्री पुरुष के इसी राजनीतिकरण तथा सक्रियता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी चरित्र प्रदान किया। ब्रिटिश शासन दो धारणाओं पर आधारित था। प्रथम, अंग्रेज भारतीयों के भले के लिए ही भारत में शासन कर रहे थे, और द्वितीय, यह अजेय था और इसे उखाड़ फेंकना असंभव था।
ब्रिटिश शासन दो धारणाओं पर आधारित था। प्रथम, अंग्रेज भारतीयों के भले के लिए ही भारत में शासन कर रहे थे, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या बात है। और द्वितीय, यह अजेय था और इसे उखाड़ फेंकना असंभव था। कैसे असंभव था? मार तो पड़ी थी। जैसा कि हम देख चुके हैं, पहली धारणा जो थी कि कोई चुनौती नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने दी थी, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन की एक शक्तिशाली अर्थशास्त्रीय आलोचना सामने रखी थी। अब राष्ट्रीय आंदोलन के सामूहिक चरण में यह हुआ कि आंदोलन को भाषणों, पर्चों, नाटकों, गीतों, प्रभात फेरियों और समाचार पत्रों के द्वारा जोशीले आंदोलनकारियों ने जन जन तक पहुंचा दिया। ठीक है। ब्रिटिश शासन की अजेयता की धारणा को चुनौती सत्याग्रह और जन संघर्ष से मिली। जैसे कि भारत एक खोज में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनकी यानी गांधी जी की शिक्षा का मूल तत्व निर्भीकता थी। शारीरिक साहस ही नहीं बल्कि मन में भी भय का अभाव। परंतु भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख आवेग भय था। व्यापक, दमतोड़, गला घोंटू भय। सेना, पुलिस, चारों ओर फैली खुफिया पुलिस का भय, अधिकारी वर्ग का भय, दमनकारी कानूनों का और जेल का भय, बेरोजगारी और भुखमरी का भय, जो हमेशा आसपास मंडराते रहते थे। यही वह सर्वव्यापी भय था जिसके खिलाफ गांधी जी की शांत और दृढ़ वाणी गूंजी, भय न करो। असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता के मन से भय की भावना उड़ गई। भारत में ब्रिटिश सत्ता की हैवानी ताकत अब उनके लिए डर का कारण न रही। जनता में ऐसा बेपनाह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागा जो किसी भी हार या धक्के से नष्ट न हो। इससे गांधी जी ने इस घोषणा के द्वारा व्यक्त किया कि 1920 में जो संघर्ष आरंभ हुआ वह एक समझौता विहीन संघर्ष है, चाहे वह एक माह चले या एक साल या कई माह या कई साल। अब चलिए यहाँ से आते हैं स्वराज्यवादी। तो वर्ष 1922 से 1928 यानी कि 6 वर्ष की गांधी जी की सजा हुई थी। इस दौरान 6 साल में भारतीय राजनीति में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। असहयोग आंदोलन के रोके जाने से तत्कालीन रूप में राष्ट्रवादियों के बीच हताशा की भावना फैली। इसके अलावा जिन नेताओं को यह फैसला करना था कि आंदोलन को निष्क्रिय बनने से कैसे बचाया जाए, उनके बीच गहरे मतभेद उभरे। इनमें से एक विचार के प्रतिनिधि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने थे, जिन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में एक नए प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का सुझाव दिया। उनका कहना था कि राष्ट्रवादियों को विधान मंडलों का बहिष्कार समाप्त करके उसमें भाग लेना चाहिए। समाप्त करके उसमें भाग लेना चाहिए। सरकारी योजनाओं के अनुसार उनके चलने में बाधा डालनी चाहिए। उनकी कमजोरियों को सामने लाना चाहिए। उनको राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र बनाना चाहिए तथा इस प्रकार जन उत्साह जगाने में उनका उपयोग करना चाहिए। अब परिवर्तनवादी कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद तथा दूसरे लोगों ने विधानमंडल में जाने का विरोध किया। ठीक है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि संसदीय राजनीति में भाग लेने से जनता के बीच काम की उपेक्षा होगी, राष्ट्रवादी उत्साह कमजोर पड़ेगा और नेताओं के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा होगी। इसलिए लोग चरखा चलाने, चरित्र निर्माण, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का खात्मा तथा गांवों में और गरीबों के बीच निचले स्तरों पर कार्य जैसे रचनात्मक कार्यों पर जोर देते रहे। उनका कहना था कि इससे देश धीरे धीरे जन संघर्ष की एक और दौर के लिए तैयार होगा। दिसंबर 1922 में दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव में से एक थे। नई पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही एक समूह के रूप में काम करना था। दिसंबर 1922 में
दिसंबर 1922 में दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव में से एक थे। नई पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही एक समूह के रूप में काम करना था। इसने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को स्वाधीन स्वीकार किया, एक बात को छोड़कर कि यह पार्टी काउंसिल के चुनाव में भाग लेगी। स्वराजवादियों तथा अपरिवर्तनवादियों के बीच अब एक तीखा राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ। गांधी जी इस बीच स्वास्थ्यगत कारणों से 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिए गए, यानी 2 साल के अंदर रिहा कर दिए गए, मगर वे इसमें एकता कायम करने में असफल रहे। लेकिन दोनों ही पक्ष सूरत में 1907 में हुए विभाजन के कड़वे अनुभव को दोहराने से बचना चाहते थे। गांधी जी की सलाह पर दोनों समूह ने कांग्रेस में ही रहकर अलग अलग ढंग से काम करने का फैसला किया। स्वराजवादियों को तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला, मगर नवंबर 1923 के चुनाव में उन्हें अच्छी सफलता मिली। केंद्रीय धारा सभा की चुनाव से भरी जाने वाली 101 सीटों में से 42 उन्होंने जीत ली। दूसरे भारतीय समूह के सहयोग से उन्होंने केंद्रीय धारा सभा में तथा अनेक प्रांतीय परिषदों में सरकार की बार हराया। स्वशासन, नागरिक स्वाधीनताओं और औद्योगिक विकास के प्रश्नों पर अपने प्रभावशाली भाषणों के द्वारा उन्होंने आंदोलन चलाया। मार्च 1925 में एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष स्पीकर चुनवाने में भी वे सफल रहे। जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन फिर से शक्ति जुटाने में लगा था, ऐसे समय में उन्होंने राजनीतिक शून्य को भरा। 1919 में सुधार कानून के खोखलेपन को भी उजागर किया, लेकिन वो भारत की निरंकुश सरकार की नीतियां बदलवाने में असफल रहे। पहले मार्च 1926 और फिर जनवरी 1930 में उन्हें केंद्रीय धारा सभा का बहिष्कार करना पड़ा। इस बीच परिवर्तनवादी शांति के साथ रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। इस कार्य के प्रतीक रूप में पूरे देश में सैकड़ों आश्रम स्थापित हुए, जिनमें युवा, स्त्री, पुरुष चरखा और खादी को प्रोत्साहित करते थे तथा निचली जातियों और आदिवासी जनता के बीच काम करते थे। ऐसे सैकड़ों राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए, जिनमें युवक युवतियों को उपनिवेश विरोधी विचारधारा में प्रशिक्षित किया जाता था। इसके अलावा रचनात्मक कार्य करने वालों ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन के संगठनकर्ताओं के रूप में उनकी जनता के बीच काम करते थे। ऐसे सैकड़ों राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए, जिनमें युवक युवतियों को उपनिवेश विरोधी विचारधारा में प्रशिक्षित किया जाता था। इसके अलावा रचनात्मक कार्य करने वालों ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन के संगठनकर्ताओं के रूप में उनकी रीढ़ की हड्डी का काम किया। स्वराज और अपरिवर्तनवादी भले ही अपने अपने ढंग से काम कर रहे हों, लेकिन उनके बीच कोई बुनियादी मतभेद नहीं था। फिर चूंकि दोनों के परस्पर अच्छे संबंध थे और दोनों ही एक दूसरे के साम्राज्यवाद विरोधी चरित्र को स्वीकार करते थे, इसलिए बाद में जब एक नए राष्ट्रीय संघर्ष का समय आया तो दोनों आसानी से एकजुट हो गए। इसी बीच जून 1925 में चित्तरंजन दास के निधन से राष्ट्रीय आंदोलन और स्वराजवादियों को एक गहरा धक्का लगा। असहयोग आंदोलन में जब उतार आया और जनता में कुंठा की भावना भर गई, ऐसी स्थितियों में सांप्रदायिकता अपनी घिनौना सिर उठाने लगी। सांप्रदायिक तत्वों ने स्थिति का फायदा उठाकर अपने विचारों का प्रचार किया और 1923 के बाद देश में एक के बाद एक कई सांप्रदायिक दंगे हुए। ठीक है। मुस्लिम और हिंदू महासभा दिसंबर 1923 में स्थापित फिर सक्रिय हो उठी। फिर नतीजा यह हुआ कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, यह भावना काफ़ी पहले से चली आ रही थी। इसको गहरा धक्का लगा। स्वराजवादी पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू और दास कट्टर राष्ट्रवादी थे।
दास कट्टर राष्ट्रवादी थे, मगर सांप्रदायिकता ने इस पार्टी को भी विभाजित कर दिया। प्रत्युत्तरवादी रिस्पॉन्सिविस्ट कहे जाने वाले एक वर्ग ने सरकार को अपना सहयोग देने का प्रस्ताव रखा ताकि तथाकथित हिंदू हितों की रक्षा की जा सके। इस गुट में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और NC कैलकर शामिल थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू पर हिंदुओं को धोखा देने, हिंदू विरोधी होने, गौ हत्या का पक्ष लेने और गौमांस खाने का आरोप लगाया। सत्ता के टुकड़ों को हथियाने के लिए लड़ने में मुस्लिम संप्रदायवादी भी पीछे नहीं रहे। गांधी जी ने बार बार जोर देकर कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता हर हाल में और सभी परिस्थितियों में हमारी आस्था होनी चाहिए। उन्होंने ही हस्तक्षेप करके स्थिति सुधारने की कोशिश की। सांप्रदायिक दंगों के रूप में देखी गई दरिंदगी का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने दिल्ली में मौलाना महमूद अली के घर में 1924 में 21 दिनों का उपवास किया, लेकिन उनके प्रयासों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। देश में स्थिति सचमुच गंभीर थी। राजनीतिक उदासीनता आम बात थी। गांधी जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। स्वराजवादी बढ़ चुके थे और सांप्रदायिकता फल फूल रही थी। 1927 में गांधी जी ने क्या लिखा? प्रार्थना और प्रार्थना का प्रत्युत्तर मेरी अकेली आशा है। प्रार्थना और प्रार्थना का प्रत्युत्तर मेरी अकेली आशा है। लेकिन राष्ट्रीय उभार की शक्तियाँ चुपके बढ़ रही थीं। नवंबर 1927 में जब साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई तो भारत इस अंधेरे से फिर बाहर निकला और राजनीतिक संघर्ष का एक नया युग आरंभ हुआ। स्वराज के लिए संघर्ष 2, 1927 से 1947 तक। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो नई शक्तियों का आविर्भाव। वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में फिर से शक्ति पाने के अनेक संकेत देखे गए। इस वर्ष समाजवाद की नई प्रवृत्ति का भी उदय हुआ। मार्क्सवाद और दूसरे समाजवादी विचार बहुत तेजी से फैले। राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वामपंथ के उदय के रूप में हुई। इस नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। इस वामपंथ ने अपना ध्यान साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तक ही सीमित नहीं रखा, साथ ही साथ उसने पूंजीपतियों और जमींदारों के आंतरिक वर्गीय शोषण का सवाल भी उठाया। भारत के नौजवान सक्रिय हो रहे थे। पूरे देश में नौजवान सभाएं बन रही थीं और छात्रों के सम्मेलन हो रहे थे। पहला ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस अगस्त, अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद देश में अनेक दूसरे छात्र संगठन बने तथा सैकड़ों छात्र युवा सम्मेलन आयोजित किए गए। भारतीय युवा राष्ट्रवादी धीरे धीरे समाजवाद की तरफ आकर्षित होने लगे थे और देश जिन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बुराइयों से पीड़ित था उनके लिए दूरगामी हल सुझाने लगे थे। उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता का कार्यक्रम भी सामने रखा तथा उसे लोकप्रिय बनाया। देश में समाजवादी और कम्युनिस्ट गुटों की स्थापना हुई। रूसी क्रांति के अनेक युवा राष्ट्रवादियों को अपनी ओर आकर्षित किया था। उनमें से अनेक गांधीवादी राजनीतिक विचारों और कार्यकलापों से असंतुष्ट थे। वे मार्गदर्शन पाने के लिए समाजवादी विचारधारा की ओर मुड़े। मानवेंद्र नाथ राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने गए। इसके लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। वर्ष 1924 में सरकार ने मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद अमृत डांगे को गिरफ्तार करके उन पर कम्युनिस्ट विचारों के प्रचार का आरोप लगाया और उन्हें तथा कुछ और लोगों को लेकर कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया। वर्ष 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना
हुई। इसके अलावा देश के दूसरे भागों में भी मजदूर किसान पार्टियां बनी। इन पार्टी और समूहों ने मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार किया। साथ ही वे लोग राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय कांग्रेस के अभिन्न अंग भी थे। किसान और मजदूर में भी पुनः हलचल मच रही थी। संयुक्त प्रांत में बटाईदारी के कानून में संशोधन के लिए बटाईदारों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया। ये बटाईदार लगान में कमी, बदखली से सुरक्षा तथा कर्ज में राहत चाहते थे। गुजरात के किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का विरोध किया। बारदौली का प्रसिद्ध सत्याग्रह इसी समय हुआ। वर्ष 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने टैक्स न देने का आंदोलन चलाया और अंत में अपनी मांगें मनवाने में सफल रहे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में मजदूर संघों का भी तेजी से विकास हुआ। वर्ष 1928 में अनेक हड़तालें हुई। एक लंबी हड़ताल खड़गपुर की रेलवे वर्कशॉप में 2 माह तक चली। दक्षिण भारतीय रेल मजदूरों ने भी हड़ताल की। जमशेदपुर में टाटा के लोहा इस्पात कारखाने में भी एक हड़ताल हुई। इस हड़ताल के समाधान में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस काल की सबसे प्रमुख हड़ताल बम्बई की कपड़ा मिलों में हुई, जहां लगभग 1.5 लाख मजदूर 5 महीनों से अधिक समय तक हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल कम्युनिस्टों के नेतृत्व में हुई। 1928 में हुई हड़तालों में 5 लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। इस नई लहर का एक और संकेत क्रांतिकारियों के आंदोलन की गतिविधियों में देखने को मिला। अब यह आंदोलन भी समाजवाद की ओर झुक रहा था। प्रथम असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण रुका हुआ क्रांतिकारी आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ। एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर 1924 में सशस्त्र क्रांति के लिए संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना हुई। सरकार ने हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना हुई। सरकार ने इस पर कड़ा प्रहार किया। क्रांतिकारी युवकों की बड़ी संख्या में गिरफ्तार करके उन पर काकोरी षड्यंत्र केस 1925 नामक मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों को लंबी लंबी जेल की सजाएं हुई। 4 को आजीवन कारावास का दंड मिला तथा राम प्रसाद बिस्मिल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह समेत 4 लोगों को फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी जल्द ही समाजवादी विचारों के प्रभाव में आ गए और 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में उन्होंने अपने संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी हिस्पर्स कर दिया। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ वे अब धीरे धीरे व्यक्तिगत वीरता के कामों और हिंसात्मक गतिविधियों से भी दूर हटने लगे। लेकिन 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी एक प्रदर्शन पर पुलिस के बर्बर लाठी चार्ज के कारण एक आकस्मिक परिवर्तन आया। इसमें लाठियों की चोट खाकर पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय शहीद हो गए। युवक इससे क्रुद्ध हो उठे और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर और आजाद राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। हिस्पर्स के नेताओं ने यह भी निर्णय किया कि अपने बदले हुए राजनीतिक उद्देश्यों तथा जन क्रांति की आवश्यकताओं के बारे में जनता को बतलाएं। परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय धारा सभा में एक बम फेंका। बम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि किसी को चोट न आए। इस काम का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि आतंकवादियों के एक पर्चे के अनुसार बहरों को सुनाना था
बहरों को सुनाना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो बम फेंकने के बाद आसानी से भाग निकलते, मगर उन्होंने जानबूझकर अपने को गिरफ्तार कराया, क्योंकि वे क्रांतिकारी प्रचार के लिए अदालत को एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे। बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी की गतिविधियां एक बार फिर से उभरी। अप्रैल 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक बड़ा छापा मारा। इसका नेतृत्व मास्टर सूर्य सेन कर रहे थे। अलोकप्रिय सरकारी अधिकारियों पर कई हमले किए गए। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की एक उल्लेखनीय विशेषता उसमें युवतियों की भागीदारी थी। चटगांव के क्रांतिकारी आंदोलन के विकास के सूचक थे। उनका काम व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक था और उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के अंगों पर प्रहार करना था। सरकार ने क्रांतिकारियों पर एक तीखा प्रहार किया। उनमें से अनेक गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर अनेकों प्रसिद्ध मुकदमे चलाए गए। भगत सिंह तथा कुछ और लोगों पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा भी चला। इन युवक क्रांतिकारियों ने अदालत में दिए अपने बयानों से तथा अपने निर्भीक और अवज्ञापूर्ण व्यवहार से जनता का दिल जीत लिया। इंकलाब जिंदाबाद। उनके बचाव के लिए कांग्रेसी नेता आगे आए, जो वैसे अहिंसा के समर्थक थे। जेलों की अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में उनकी भूख हड़तालें खास तौर पर प्रेरणादायक थी। राजनीतिक बंदियों के रूप में उन्होंने जेलों में अपने साथ उनकी भूख हड़तालें खास तौर पर प्रेरणादायक थीं। राजनीतिक बंदियों के रूप में उन्होंने जेल में अपने साथ सम्मानित तथा सुसंस्कृत व्यवहार किए जाने की मांग की। ऐसे ही एक भूख हड़ताल में 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद एक दुबले पतले युवक क्रांतिकार श्री जतिन दास शहीद हुए। जनता के देशव्यापी विरोध के बावजूद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। फांसी से कुछ दिन पहले जेल सुपरिटेंडेंट को लिखे एक पत्र में इन तीनों क्रांतिकारियों ने कहा था, बहुत जल्द ही अंतिम संघर्ष की दुंदुभी बजेगी। इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमने इस संघर्ष में भाग लिया और हमें इस पर गर्व है। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। अपने 2 अंतिम पत्रों में 23 वर्षीय भगत सिंह ने समाजवाद में अपनी आस्था भी व्यक्त की थी। वे लिखते हैं, किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों को जुए से भी स्वयं को मुक्त करना होगा। 3 मार्च 1931 को भेजे गए अपने अंतिम संदेश में उन्होंने घोषणा की कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि मुट्ठी भर शोषक अपने स्वार्थों के लिए साधारण जनता की मेहनत का शोषण करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे शोषक शुद्ध रूप से ब्रिटिश पूंजीपति हैं, ब्रिटिश और भारतीय मिलकर शोषण करते हैं, या वे शुद्ध रूप से भारतीय हैं। भगत सिंह ने समाजवाद की एक वैज्ञानिक परिभाषा की कि इसका अर्थ पूंजीवाद तथा वर्गीय शासन का अंत करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 1930 के बहुत पहले ही उन्होंने तथा उनके साथियों ने आतंकवाद का त्याग कर दिया था। 2 फरवरी 1931 को लिखे गए अपने राजनीतिक वसीयतनामे में उन्होंने घोषणा की, देखने में मैंने एक आतंकवादी की तरह कार्य किया, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी शक्ति से यह घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, और शायद अपने क्रांतिकारी जीवन के आरंभिक दिनों को छोड़कर मैं कभी आतंकवादी नहीं था, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन विधियों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष भी थे।
वे अक्सर अपने साथियों से कहते थे कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद और इसकी सख्ती से मुकाबला करना होगा। वर्ष 1926 में उन्होंने पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना में भाग लिया था और उसके प्रथम सचिव बने थे। भगत सिंह ने सभा के जो नियम तैयार किए थे उनमें 2 नियम इस प्रकार थे। सांप्रदायिक विचार फैलाने वाले सांप्रदायिक संगठनों या अन्य पार्टियों से कोई संबंध न रखना और लोगों को यह समझाना कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तथा इस प्रकार उनमें सामान्य सहिष्णुता की भावना जगाना तथा इसी विचार के अनुसार कार्य करना। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का आंदोलन बहुत जल्द समाप्त हो गया। हालांकि इक्की दुक्की घटनाएं अनेक वर्षों तक जारी रही। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए मारे गए। बाद में इस पार्क का नाम आज़ाद पार्क रखा गया। सूरसेन फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ समय बाद उन्हें फांसी दे दी गई। सैकड़ों दूसरे क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें लंबी लंबी सजाएं दी गई। इनमें से अनेकों को अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया गया। इस तरह तीसरे दशक के अंत तक एक नई राजनीतिक परिस्थिति उभरने लगी। वायसराय लॉर्ड इरविन ने बाद में इन वर्षों के बारे में लिखा, कोई ऐसी नई शक्ति अब कार्यरत थी जिसके महत्व को अभी तक उन लोगों ने भी पूरी तरह नहीं समझा जिनका भारत संबंधी ज्ञान 20 या 30 साल पुराना है। सरकार इस नई प्रवृत्ति को कुचलने पर आमादा थी। जैसा कि हमने देखा, क्रांतिकारियों को निर्ममता के साथ कुचल दिया गया। उभरते मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलनों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव किया गया। मार्च 1929 में 31 प्रमुख मजदूर और कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 3 अंग्रेज भी थे। फिर इन पर 4 वर्षों तक मुकदमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा कहा जाता है। यह 4 वर्षों तक चला। मुकदमे की समाप्ति पर इनको लंबी लंबी जेल सजाएं हुई। साइमन कमीशन का बहिष्कार। आंदोलन के इस नए चरण को बल तब मिला जब नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 यानी कि 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। अब इस मैप के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन 1885 से 1947 तक कहाँ हुआ। कलकत्ता में 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928, 1933। गुवाहाटी में 1926, लखनऊ में 96, 1899, 1906, 1936। इलाहाबाद में 1882, 1888, 1910। फिर बम्बई में हुआ 1885, 1889, 1904, 1915, 1918, 1934, 1982। मद्रास में 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914, 1927। फिर लाहौर में 1893, 1900, 1909, 1929। दिल्ली में 1918, 1923, 1932। कहा जाता है साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य आगे संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी वर्गों के भारतीयों ने इस घोषणा का विरोध किया। इस बात पर उन्हें सबसे अधिक क्रोध था कि कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया।
और इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे। दूसरे शब्दों में सरकार के इस काम को आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन समझा गया तथा ऐसा माना गया कि भारतीयों के आत्मसम्मान को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई है। वर्ष 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। उनमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने हर कदम पर हर रूप में इस कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया। वास्तव में अस्थायी तौर पर ही सही, साइमन कमीशन ने देश के सभी वर्गों और दलों को एक बार फिर एकताबद्ध कर दिया था। ठीक है, राष्ट्रवादियों के साथ एकजुटता जतलाने के लिए मुस्लिम लीग ने मिले जुले चुनाव मंडलों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, इस शर्त के साथ कि मुसलमान के लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी जाएं। सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं और दलों ने परस्पर एकजुट होकर तथा संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जवाब देने का प्रयास किया। प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दर्जनों सम्मेलन और साक्षी बैठकें आयोजित की गईं। इसका परिणाम नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आया, जिसके प्रमुख निर्माता मोतीलाल नेहरू थे। इस अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया। दुर्भाग्य से कलकत्ता में दिसंबर 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट को स्वीकार न कर सका। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग के कुछ सांप्रदायिक रुझान वाले नेताओं ने इसे लेकर आपत्तियां की। इस तरह सांप्रदायिक दलों ने राष्ट्रीय एकता का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद निरंतर सांप्रदायिकता का विकास हुआ। यह भी ध्यान रहे कि राष्ट्रवादियों की राजनीति और संप्रदायवादियों की राजनीति में एक बुनियादी खाई मौजूद थी। राष्ट्रवाद देश के लिए राजनीतिक अधिकार तथा स्वाधीनता पाने के लिए विदेशी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक संघर्ष चला रहे थे। हिंदू या मुस्लिम संप्रदायवादियों के साथ यह बात नहीं थी। उनकी मांगें राष्ट्रवादियों को ही संबोधित थीं। दूसरी ओर वे समर्थन और सहायता के लिए आमतौर पर विदेशी सरकार का ही मुंह ताकते थे। ऐसा अक्सर देखा गया कि कांग्रेस से लड़ते थे किंतु अंग्रेजी सरकार से सहयोग करते थे। सर्वदलीय सम्मेलन की कार्यवाहियों से कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण साइमन कमीशन के विरोध में जनता का उभार था। कमीशन के भारत पहुंचने पर एक शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन उठ खड़ा हुआ और राष्ट्रवादी उत्साह तथा एकता नई ऊंचाइयों तक पहुंची। 3 फरवरी को कमीशन के बम्बई पहुंचने पर एक अखिल भारतीय हड़ताल की गई। कमीशन जहां भी गया वहीं हड़तालों और काले झंडे दिखाकर तथा साइमन वापस जाओ के नारे के साथ उसका स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनता के विरोध को कुचलने के लिए सरकार ने निर्मम दमन तथा पुलिस कार्रवाइयों का सहारा लिया। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन तात्कालिक रूप में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म न दे सका। कारण कि राष्ट्रीय आंदोलन के अघोषित मगर सर्वमान्य नेता अर्थात गांधी जी को विश्वास न था कि संघर्ष का समय आ गया है, पर जनता के उत्साह को अधिक समय तक बांध कर नहीं रखा जा सकता। अब एक बार फिर देश संघर्ष के लिए कमर कस चुका था। पूर्ण स्वराज, जनता की इस नई भावना को जल्द ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लिया। गांधी जी सक्रिय राजनीति में वापस लौट आए और दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कांग्रेस का पहला काम जुझारू वामपंथ से मेल मिलाप करना था। वर्ष 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस घटना का एक रोमानी पहलू भी है। मोतीलाल नेहरू 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू 1928 में और राष्ट्रीय आंदोलन के आधिकारिक प्रमुख के रूप में उनका स्थान अब उनके पुत्र ने ले लिया था। इस तरह आधुनिक इतिहास में एक विशिष्ट परिवार की विजय हुई।
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इस नई जुझारू भावना को आवाज़ मिली। इस अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव ने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा लहराया गया। 31 दिसंबर 1929 को 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। स्वाधीनता दिवस उसके बाद यह दिवस हर साल मनाया जाने लगा, जब लोग यह शपथ लेते थे कि ब्रिटिश शासन को अधीनता अब और आगे स्वीकार करना मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध होगा। इस अधिवेशन ने एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ने की घोषणा की, लेकिन इसने संघर्ष का कोई कार्यक्रम नहीं तैयार किया। यह काम महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया और पूरे कांग्रेस संगठन को उनकी आज्ञा के अधीन कर दिया गया। गांधी जी कहाँ गया के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन एक बार फिर सरकार के मुकाबले खड़ा हुआ। देश अब एक बार फिर आशा, उल्लास और मुक्त होने की दृढ़ भावना से भर उठा। नागरिक अवज्ञा आंदोलन। दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ। यह 78 चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर गांधी जी साबरमती आश्रम से चले और लगभग 375 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे। उनकी यात्रा, उनके भाषणों तथा जनता पर उनके प्रभाव की रिपोर्टें प्रतिदिन समाचार पत्रों में छपती रहीं। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के सैकड़ों अधिकारियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिए। गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाया और इस प्रकार नमक कानून को तोड़ा। यह इस बात का प्रतीक था कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी ने घोषणा की, भारत में ब्रिटिश शासन ने इस देश को नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश के कगार पर तक पहुंचा दिया है। मैं इस शासन को एक अभिशाप मानता हूँ। मैं इस शासन प्रणाली को नष्ट करने पर आमादा हूँ। अब राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है। हमारा संघर्ष एक अहिंसक युद्ध है। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, मगर इस शासन रूपी अभिशाप को नष्ट होते देखना हमारा धर्म है। आंदोलन अब तेजी से फैल चला। पूरे देश में नमक कानून तोड़े गए। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए और पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से इनकार कर दिया। देश में हर जगह जनता हड़तालों, प्रदर्शनों और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में भाग लेने लगी और कर अदा करने से इनकार करने लगी। लाखों भारतीयों ने सत्याग्रह किया। देश के अनेक भागों में किसानों ने जमीन की मालगुजारी और लगान देने से इनकार कर दिया। उनकी जमीनें जब्त कर ली गईं। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। हजारों स्त्रियां घरों से अंदर से बाहर निकली और सत्याग्रह में भाग लिया। विदेशी वस्त्र या शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना देने में उनकी सक्रिय भूमिका रही। जुलूसों में वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आंदोलन बढ़कर भारत के एकदम उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचा। बहादुर और शेरदिल पठानों में जोश सा भर गया। अरे वाह, क्या बात है! श्रीमान गांधी के नाम से जाने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार गफ्फार ईश्वर के सेवक नामक संगठन बना लिया, जो जनता के बीच लाल कुर्ती,
वाले कहलाते थे। ये लोग अहिंसा और स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित थे। इस समय पेशावर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। इसके नेता चंद्र सिंह गढ़वाली थे। इसके बदले में सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया गया और लंबी लंबी जेल सजाएं दी गईं। इस घटना से स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवाद की भावना भारतीय सेना तक में फैलने लगी थी, जो ब्रिटिश शासन का प्रमुख आधार थी। इसी तरह आंदोलन की गूंज देश के एकदम पूर्वीय कोनों में सुनाई पड़ी। इसमें मणिपुरी जनता की बहादुरी से भरपूर भागीदारी रही। नागालैंड में रानी गिडालू जैसी वीरांगना को जन्म दिया। इस वीरवाला ने मात्र 13 वर्ष की आयु में कांग्रेस और गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। वर्ष 1932 में युवा रानी पकड़ी गई और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। रानी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा असम की विभिन्न जेलों की अंधेरी कोठरियों में गुजर गया और उसे मुक्ति 1947 में स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा मिली। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में लिखा था, एक दिन आएगा जब भारत उसे याद करेगा और उसका सम्मान करेगा। सरकार ने इस राष्ट्रीय संघर्ष के साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया। निर्मम दमन, निहत्थे स्त्री पुरुष पर लाठी और गोली की बौछार आदि के द्वारा इसे कुचलने के प्रयास किए गए। गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेसी नेताओं समेत 90,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। समाचारों पर कड़ा सेंसर लगाकर राष्ट्रवादी प्रेस का गला घोट दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पुलिस की गोलीबारी में 110 से अधिक लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या इससे कहीं बहुत अधिक थी। फिर लाठीचार्ज में हजारों लोगों के सर फूटने और हड्डियां टूटनी, खासकर दक्षिण भारत में भयानक किस्म का दमन देखने को मिला। पुलिस अक्सर लोगों को खादी या गांधी टोपी पहने देखकर भी पीट देती थी। इस बीच 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी वक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था, लेकिन कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया और उसकी कार्यवाहियां बेकार गईं। भारत के बारे में कांग्रेस के बिना सम्मेलन यूं ही था जैसे राम के बिना कोई रामलीला। अब सरकार ने कांग्रेस से किसी सहमति पर पहुंचने के लिए बातचीत शुरू की ताकि कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग ले, लेकिन अंत में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच मार्च 1931 में एक समझौता हुआ। सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई। उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिए गए। तब कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गई। अनेक कांग्रेसी नेता और खासकर युवक वामपंथी गांधी इरविन समझौते के विरोधी थे, क्योंकि सरकार ने एक भी प्रमुख राष्ट्रवादी मांग नहीं मानी। सरकार ने यह मांग तक नहीं मानी कि भगत सिंह तथा उनके 2 सहयोगियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। लेकिन गांधी जी को विश्वास था कि लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश भारतीय मांगों पर बातचीत के बारे में गंभीर थे। सत्याग्रह की उनकी धारणा में यह भी शामिल था कि प्रतिपक्षी को हृदय परिवर्तन का अवसर दिया जाए। उनकी रणनीति रस समझ पर आधारित थी
कि कोई भी जन आंदोलन निश्चित ही बहुत संक्षिप्त लोग होगा और बहुत दिनों तक जारी न रह सकेगा, क्योंकि जनता की बलिदान की क्षमता अनंत नहीं होती। परिणाम स्वरूप कानून विरोधी जन संघर्ष के बाद एक निष्क्रिय चरण का आरंभ हुआ, जिसमें आंदोलन को कानून की तीनों सीमाओं में रहकर ही बस चलाया जाना था। इसके अलावा गांधी जी ने बराबरी के आधार पर बातचीत की थी और इस प्रकार कांग्रेस की प्रतिष्ठा को सरकार की प्रतिष्ठा के बराबर ला दिया था। इसलिए वे कांग्रेस की कराची अधिवेशन में इस समझौते का अनुमोदन कराने में सफल रहे। गांधी जी सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए, लेकिन उनकी जोरदार वकालत के बावजूद सरकार ने डोमिनियन स्टेटस तत्काल देकर उनके आधार पर स्वतंत्रता की बुनियादी राष्ट्रवादी मांग को मानने से इनकार कर दिया। इस बीच देश के अनेक भागों में किसानों ने असंतोष की लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी के कारण खेतिहर पैदावारों के दाम गिर गए थे और लगान और मालगुजारी का बोझ उनके लिए असह्य हो गया था। संयुक्त प्रांत में लगान में कमी और बटाईदारों की बेदखली के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन चलाया। दिसंबर 1930 में कांग्रेस ने ना लगान ना टैक्स का अभियान चलाया। उत्तर में सरकार ने 26 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सरकार की मालगुजारी संबंधी नीति के खिलाफ खुदाई खिदमतगार किसान आंदोलन चला रहे थे। 24 दिसंबर को उनके नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को भी धर लिए गए। किसान आंदोलन बिहार, आंध्र, मध्य बंगाल और पंजाब में भी फैल रहे थे। भारत वापस आने पर गांधी जी के सामने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को दोबारा आरंभ करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अब सरकार के प्रमुख नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे, जिनका मत था कि कांग्रेस के साथ समझौता करना बहुत बड़ी गलती थी। उनका सरकार कांग्रेस को कुचलने के लिए आमादा और तैयार थी। वास्तव में भारतीय नौकरशाही नरम तो कभी पड़ी ही नहीं थी। गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर के फौरन बाद आंध्र के पूर्वी गोदावरी जिले में एक भीड़ पर गोली चली थी और 4 लोग मारे गए थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी जी का एक चित्र लगाया था। 8 जनवरी 1932 को गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेसी नेता फिर से धर लिए गए और कांग्रेस गैर कानूनी घोषित कर दी गई। सामान्य कानून निलंबित कर दिए गए। पुलिस और प्रशासन विशेष अध्यादेशों के सहारे चलने लगे। पुलिस ने आतंक का नंगा खेल खेला और स्वाधीनता सेनानियों पर अनगिनत अत्याचार किए। 1 लाख से ऊपर सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए और हजारों की जमीनों, मकानों और दूसरी जायदादों को जब्त किया गया। राष्ट्रवादी साहित्य प्रतिबंधित कर दिया गया। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर दोबारा सेंसरशिप लागू कर दी गई। अंत में सरकारी दमन सफल रहा, क्योंकि इससे सांप्रदायिक और दूसरे प्रश्नों पर भारतीय नेताओं के बीच मतभेद होने से सहायता मिली। नागरिक अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे बिखर गया। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 1933 में इसे निलंबित कर दिया और मई 1934 में इसे वापस ले लिया। गांधी जी एक बार फिर सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर निराशा फैल गई। बहुत पहले 1933 में ही सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने घोषणा कर दी थी कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे हैं। और प्रशासन फिर अध्यादेश के सहारे चलने लगा। पुलिस ने आतंक का नंगा खेल खेला और स्वाधीनता सेनानियों पर अनगिनत अत्याचार किए। 1 लाख से ऊपर सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए और हजारों की जमीनों, मकानों और दूसरी जायदादों को जब्त किया गया। राष्ट्रवादी साहित्य प्रतिबंधित कर दिया गया। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर दोबारा सेंसरशिप लगा दी गई। अंत में सरकारी दमन सफल रहा, क्योंकि इसे सांप्रदायिक और दूसरे प्रश्नों पर भारतीय नेताओं के बीच मतभेद होने से सहायता मिली। नागरिक अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे बिखर गया। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मई 1933
में इसे निलंबित कर दिया और मई 1934 में इसे वापस ले लिया। गांधी जी एक बार फिर सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर निराशा फैल गई। बहुत पहले 1933 से ही सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने घोषणा कर दी थी कि सुभाष एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे। वायसराय बेविलिंगडन ने भी कहा कि कांग्रेस 1930 की तुलना में निश्चित ही कम अच्छी स्थिति में है और जनता में उसका प्रभाव घटा है, मगर वास्तव में ऐसा न था। यह सही है कि स्वाधीनता लाने में आंदोलन असफल रहा था, लेकिन जनता का और राजनीतिकरण करने और स्वाधीनता संघर्ष और सामाजिक आधारों को और मजबूत बनाने में वह सफल रहा था। जैसा कि एक ब्रिटिश पत्रकार H.N. बेल्सफोर्ड ने लिखा है, हाल के संघर्ष के फलस्वरूप भारतीयों ने अपने मन को मुक्त कर लिया है और अपने दिलों में स्वाधीनता प्राप्त कर ली है। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के वास्तविक परिणाम और वास्तविक प्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राजनीतिक बंदी जब 1934 में रिहा हुए तो जनता ने उनका वीरों के रूप में स्वागत किया। राष्ट्रवादी राजनीति 1935 से 1939। 1935 का भारत सरकार कानून। नवंबर 1932 में जब कांग्रेस संघर्ष के मझधार में थी, तब लंदन में एक बार फिर कांग्रेस के बिना तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया। इसमें हुए विचार विमर्श का परिणाम अंततः 1935 के भारत सरकार कानून के रूप में सामने आया। इस कानून में एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली की व्यवस्था थी। यह संघ फेडरेशन ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा रजवाड़ों पर आधारित था। केंद्र में 2 सदनों वाली एक संघीय विधायिका की व्यवस्था थी, जिसमें रजवाड़ों को भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया, मगर रजवाड़ों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें वहां के शासक मनोनीत करते थे। ब्रिटिश भारत की केवल 14% जनता को मताधिकार प्राप्त था। इस विधायिका में राष्ट्रवादी तत्वों को काबू में रखने के लिए राजा महाराजाओं का उपयोग किया गया था, मगर फिर भी इसे कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी गई थी। रक्षा तथा विदेश विभाग इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, जबकि दूसरे विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, वे इसी के प्रति उत्तरदायी थे। प्रांतों को अधिक स्थानीय अधिकार दिए गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों का प्रांतीय प्रशासन के हर विभाग पर नियंत्रण था। उन्हें कानूनी गतिविधियों पर विशेषाधिकार तथा अपने कानून बनाने के अधिकार थे। इसके अलावा नागरिक प्रशासन और पुलिस पर उनका पूरा नियंत्रण था। यह कानून राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथों में केंद्रित थे। विदेशी शासन पहले की तरह ही जारी था। हाँ, कुछ एक लोकप्रिय और चुने हुए नेता भारत के ब्रिटिश प्रशासन के ढांचे में और जुड़े। कांग्रेस ने पूरी तरह निराशाजनक कहकर इस कानून की निंदा की। इस कानून के संघीय पक्ष को कभी लागू नहीं किया गया, पर प्रांतीय पक्ष जल्द ही लागू कर दिया गया। इस 1935 के नए कानून का कड़ा विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया, और इस घोषित लक्ष्य के साथ ही वह इस कानून की अलोकप्रियता सिद्ध करेगी। कांग्रेस के तूफानी चुनाव प्रचार को जनता का व्यापक समर्थन मिला। हालांकि गांधी ने एक भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया। फरवरी 1937 में हुए इन चुनाव में यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई कि जनता का एक बड़ा भाग कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की। 11 में से 7 प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझी सरकारें भी बनाई। केवल बंगाल और पंजाब प्रांत में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेस मंत्रिमंडल
स्पष्ट है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल भारत में ब्रिटिश प्रशासन के बुनियादी साम्राज्यवादी चरित्र को बदलने और एक नया युग आरंभ करने में असफल रहे। फिर भी 1935 के कानून के अंतर्गत उन्हें जो सीमित अधिकार प्राप्त थे, उनके सहारे उन्होंने जनता की दशा सुधारने के सचमुच प्रयास किए। कांग्रेसी मंत्रियों ने अपना वेतन खुद घटाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया। उनमें से अधिकांश रेलों में दूसरे या तीसरे दर्जे में चलते। ईमानदारी और जनसेवा के एक नए मानदंड उन्होंने स्थापित किए। अनेक क्षेत्रों में उन्होंने सकारात्मक निर्णय लिए। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, प्रेस और अतिवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटाए, मजदूर संघों, किसानों सभाओं को उन्होंने काम करने और बढ़ने की छूट दी, पुलिस के अधिकार कम किए और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों समेत दूसरे राजनीतिक कैदियों को बड़ी संख्या में रिहा कर दिया। बटाईदारों के अधिकारों और बटाईदारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अनेक कृषि कानून बनाए। मजदूर संघों ने पहले से अधिक मुक्त महसूस किया और मजदूरों की मजदूरी बढ़वाने में सफल रहे। कांग्रेस सरकार ने चुने हुए क्षेत्रों में नशाबंदी लागू की, हरिजन कल्याण के काम किए तथा प्राथमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य पर पहले से अधिक ध्यान दिया। खादी और दूसरे ग्रामीण उद्योगों को समर्थन दिया गया। आधुनिक उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला। सांप्रदायिक दंगों से सख्ती से निपटना कांग्रेस मंत्रिमंडल की एक प्रमुख उपलब्धि थी। सबसे बड़ा लाभ तो मानसिक लाभ था। लोगों को लगा कि वे विजय और स्वशासन की हवा में सांस ले रहे हैं। जो लोग अभी हाल तक जेलों में बंद थे, वे अब वे मंत्री के रूप में शासन कर रहे थे। क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं थी? 1935 से 39 के काल में कुछ और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं भी घटी, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन और कांग्रेस को एक तरह से नया मोड़ दिया। 1935 से 39 समाजवादी विचारों का प्रसार। इस सदी के चौथे दशक में कांग्रेस के अंदर और बाहर समाजवादी विचारों का तेजी से प्रसार हुआ। वर्ष 1929 में 1929 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में छा गई। दूसरे पूंजीवादी देशों में उत्पादन और विदेशी व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट आई। इससे जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। एक समय ऐसा हो गया जब ब्रिटेन में 30 लाख, जर्मनी में 60 लाख और अमेरिका में 120 लाख लोग बेरोजगार थे। दूसरी ओर सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। वहाँ गिरावट तो नहीं आई, बल्कि 1929 और 1936 के बीच पहली दो पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई, जिससे सोवियत औद्योगिक उत्पादन 4 गुना से भी अधिक हो गया। इस तरह विश्वव्यापी मंदी के कारण पूंजीवादी प्रणाली बदनाम हो गई और लोगों का ध्यान मार्क्सवाद, समाजवाद और आर्थिक योजना के विचार की ओर गया। परिणाम स्वरूप अधिकाधिक लोग, खासकर युवक, मजदूर और किसान, समाजवादी विचारों की ओर खिंचने लगे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक दिनों से ही उसका झुकाव निर्धन जनता की ओर था। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव से राजनीतिक मंच पर गांधी जी के उदय से तथा दूसरे और तीसरे दशकों में शक्तिशाली वामपंथी गुटों के बनने से यह प्रवृत्ति और मजबूत हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर और पूरे देश के पैमाने पर एक समाजवादी भारत की तस्वीर को लोकप्रिय बनाने में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के अंदर वामपंथी प्रवृत्ति के मजबूत होने का प्रमाण यह था कि 1929, 1936 और 1937 में जवाहरलाल नेहरू तथा 1938 और 1939 में 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुए। नेहरू का तर्क था कि राजनीतिक स्वाधीनता का अर्थ जनता की आर्थिक मुक्ति, खासकर मेहनती किसानों की सामंती शोषण से मुक्ति होनी चाहिए। वर्ष 1936 में लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाए तथा खुद को किसान और मजदूर वर्गों की ओर भी पास लाए। उनका विश्वास था कि मुस्लिम जनता को उनके प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक नेताओं से दूर हटाने का यही सबसे अच्छा उपाय था। उन्होंने कहा, मेरा विश्वास है कि विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है। जब मैं इस शब्द का उपयोग करता हूँ
तो इसे अस्पष्ट मानवतावादी नहीं बल्कि वैज्ञानिक आर्थिक अर्थ में करता हूँ। इसका मतलब है हमारे राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में व्यापक तथा क्रांतिकारी परिवर्तन, स्वार्थों का उन्मूलन तथा भारत के सामंती और निरंकुश रजवाड़ों की प्रणाली की समाप्ति। इसका अर्थ है कि एक संकुचित अर्थ को छोड़कर निजी संपत्ति का उन्मूलन तथा वर्तमान मुनाफा प्रणाली की जगह सहकारी सेवा के उच्चतर आदर्श की स्थापना। अंततः इसका अर्थ है हमारी सहज प्रवृत्तियों, आदतों और इच्छाओं में परिवर्तन। संक्षेप में इसका अर्थ है वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था से मूलगामी अर्थ में भिन्न एक नई सभ्यता। देश में मूलगामी शक्तियों के प्रसार का प्रमाण जल्द ही कांग्रेस के कार्यक्रम तथा नीतियों में भी देखा गया। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीतियों पर वह प्रस्ताव था जिसे कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पारित किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित होनी चाहिए। प्रस्ताव में जनता को मूल नागरिक अधिकारों, जाति, पंथ, लिंग के भेदों के बिना कानून के आगे सबकी समानता, सार्वभौमिक बालिक मताधिकार के आधार पर चुनाव तथा मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जमानत दी गई। लगान व मालगुजारी में काफ़ी कमी, लाभहीन जोतों के लिए लगान माफ़ी, खेतिहरों के कर्जों में तथा सूदखोरों के नियंत्रण में राहत, जीवन यापन योग्य मजदूरी समेत मजदूरों के लिए बेहतर दशाओं, महिला मजदूरों के लिए काम के सीमित घंटों और सुरक्षा मजदूरों तथा किसानों के लिए संगठित होने, यूनियन बनाने के अधिकार तथा प्रमुख उद्योगों, खदानों और यातायात के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण जैसे वादे भी इस प्रस्ताव में किए गए थे। कांग्रेस के अंदर मूलगामी प्रवृत्ति का एक और प्रमुख रूप कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के प्रस्तावों व 1936 के चुनाव घोषणा पत्र में देखने को मिला। उसमें कृषि प्रणाली का मूलगामी रूपांतरण करने, लगान और मालगुजारी में काफ़ी कमी करने, ग्रामीण ऋण कम करने तथा आसान शर्तों में ऋण देने के वादे किए गए थे। इसके साथ ही सामंती मसूलियों को समाप्त करने, बटाईदारों को बटाईदारी की सुरक्षा देने, खेत मजदूरों को जीवन यापन योग्य मजदूरी दिलाने तथा मजदूर संघ और किसान सभाएं बनाने तथा हड़ताल करने के अधिकार देने के में भी वादे किए गए थे। वर्ष 1945 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके जमींदारी उन्मूलन का भी अनुमोदन किया था। वर्ष 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। नेहरू दूसरे वामपंथियों तथा गांधी ने भी चंद लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण रोकने के लिए बड़े उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की बात की। वास्तव में चौथे दशक की एक प्रमुख घटना यह थी कि गांधी जी ने भी मूलगामी आर्थिक नीतियों को अधिकाधिक स्वीकार किया। वर्ष 1933 में नेहरू से सहमत होकर उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थों में एक बड़े परिवर्तन के बिना जनता की स्थिति को कभी नहीं सुधारा जा सकता। उन्होंने जमीन जोतने वालों की का सिद्धांत भी मान लिया। 1942 में घोषणा की कि जमीन उनकी है जो उस पर मेहनत करते हैं और किसी और की नहीं। कांग्रेस के बाहर समाजवादी प्रवृत्ति का एक परिणाम यह भी था कि 1935 के बाद पूरन चंद जोशी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रसार हुआ। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। वर्ष 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर गांधी जी और उनके समर्थकों के विरोध के कारण बोस अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर मजबूर हो गए थे। फिर उन्होंने और उनके अन्य वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1939 तक आते आते
कांग्रेस के अंदर मौजूद वामपंथ सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर एक तिहाई वोट जुटा सकने में समर्थ हो चुका था। इसके अलावा चौथे और पांचवें दशक में समाजवाद भारत की 1900 फिर उन्होंने और उनके अनेक वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1939 तक आते आते कांग्रेस के अंदर मौजूद वामपंथ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक तिहाई वोट जुटा सकने में समर्थ हो चुका था। इसके अलावा चौथे और पांचवें दशक में समाजवाद भारत के अधिकांश राजनीतिक चेतना प्राप्त युवकों के विश्वास का रूप ले चुका था। चौथे दशक में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन तथा अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन तथा अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थापना हुई थी। किसान और मजदूर आंदोलन। चौथे दशक में भारत के किसानों और मजदूरों में राष्ट्रव्यापी जागरण देखने में आया। 1920 से 1922 तथा 1930 से 1934 के दो राष्ट्रवादी आंदोलन ने किसानों और मजदूरों का बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण किया। भैया 1920 का और 1920 से 1922 के बीच का और 1930 से 1934 राजनीतिकरण किया। वर्ष 1929 के बाद भारत तथा शेष विश्व पर जिस आर्थिक मंदी की मार पड़ी उसने भारतीय किसान मजदूर की दशा भी बिगाड़ दी। वर्ष 1932 के अंत तक खेतिहर पैदावार की कीमतें 50% से अधिक गिर चुकी थीं। अब पूरे देश में किसान भूमि सुधारों, मालगुजारी और लगान में कमी तथा कर्ज से राहत की मांग करने लगे थे। कारखानों और बागानों के मजदूरों अब काम की बेहतर परिस्थितियों तथा ट्रेड यूनियन अधिकार दिए जाने की बढ़ चढ़कर मांग कर रहे थे। नागरिक अवज्ञा आंदोलन तथा वामपंथ पार्टियों और गुटों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक ऐसी नई पार्टी पैदा की जो किसानों और मजदूरों के संगठन के लिए समर्पित थी। परिणामस्वरूप शहरों में ट्रेड यूनियन का तथा पूरे देश में खासकर संयुक्त प्रांत, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब किसान सभा का वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से बनाया गया। कांग्रेस और विश्व की घटनाएं। 1935 से 1939 के काल की तीसरी प्रमुख यह बात थी कि कांग्रेस विश्व की घटनाओं में बढ़ चढ़कर दिलचस्पी लेने लगी थी। 1885 में अपनी स्थापना के समय से ही कांग्रेस ने कहा था कि अफ्रीका और एशिया में ब्रिटेन के हितों की रक्षा के लिए भारतीय सेना और भारत के संसाधनों का प्रयोग न किया जाए। इंदिरा नेहरू के साथ जवाहरलाल नेहरू। पश्चिमी शक्तियों ने म्यूनिख में उस देश के साथ विश्वासघात किया था। जवाहरलाल नेहरू इस घटना के पहले चेकोस्लोवाकिया गए थे। धीरे धीरे इसने साम्राज्यवादी प्रसार के विरोध पर आधारित एक विदेश नीति विकसित कर ली थी। फरवरी 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल्स में आयोजित उत्पीड़ित जातीयताओं के सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन आर्थिक तथा राजनीतिक साम्राज्यवादी से पीड़ित एशियाई, अफ्रीकी और लातिनी अमेरिकी देश के निर्वासित राजनीतिक कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों ने किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य इन सबके साझे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में तालमेल बिठाना और उन्हें योजनाबद्ध रूप देना था। यूरोप के अनेक वामपंथी बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं ने भी सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेहरू ने कहा, हम समझते हैं कि विभिन्न पराधीन, अर्ध पराधीन और उत्पीड़ित जनगण आज जो संघर्ष चला रहे हैं
चला रहे हैं उनमें बहुत कुछ साझा है। उनके दुश्मन भी प्रायः एक ही होते हैं, हालांकि वे कभी कभी विभिन्न रूपों में सामने आते हैं और उनके उत्पीड़न के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन भी अक्सर मिलते जुलते हैं। नेहरू भी इसी सम्मेलन में स्थापित लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी सदस्य चुने गए थे। 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सरकार को चेतावनी दी गई कि ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगर कोई युद्ध छेड़ेगी तो भारत की जनता उसका समर्थन नहीं करेगी। चौथे दशक में कांग्रेस ने दुनिया के किसी भी भाग में जारी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया और एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया। इसने उस समय इटली, जर्मनी और जापान में उभरते हुए फांसीवाद की निंदा की, जो साम्राज्यवाद और नस्लवाद का सबसे भयानक रूप था। साम्राज्यवाद और नस्लवाद और इथियोपिया, स्पेन, चेकोस्लोवाकिया तथा चीन पर फांसीवादी ताकतों के हमले के खिलाफ संघर्ष में वहां की जनता का पूरा समर्थन किया। वर्ष 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि वे चीन की जनता के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचें। वर्ष 1938 में कांग्रेस ने डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टर का एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा। राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरा विश्वास था कि भारत का भविष्य उस संघर्ष से घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ है जो एक तरफ फांसीवाद तथा दूसरी तरफ स्वाधीनता, समाजवाद और जनतंत्र की शक्तियों के पीछे छिड़ने वाला है। विश्व की घटनाओं के प्रति कांग्रेस में उभरते हुए दृष्टिकोण तथा दुनिया में भारत की स्थिति की चेतना को जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सामने रखा। हमारा संघर्ष वास्तव में स्वाधीनता के एक और बड़े संघर्ष का भाग था और जो शक्तियां हमें प्रेरित कर रही थीं वे पूरी दुनिया में लाखों दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रही थीं तथा कार्य क्षेत्र में ला रही थीं। संकट की स्थिति में पूंजीवाद ने फांसीवाद का रूप ले लिया। पराधीन औपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवाद का जो बहुत पहले से रहा है, स्वयं को जन्म देने वाले कुछ देशों में ही पूंजीवाद ने भी वैसा ही रूप धारण कर लिया। फांसीवाद और साम्राज्यवाद इस तरह पतनशील पूंजीवाद के दो रूप बनकर सामने आए। पराधीन देशों में उदीयमान राष्ट्रवाद ने फांसीवाद और साम्राज्यवाद की इस गठजोड़ का विरोध किया। कांग्रेस साम्राज्यवादी शक्तियों के किसी भी आपसी युद्ध में भारत सरकार की किसी भी रूप में भागीदारी का विरोध करेगी। इस बात पर जोर देते हुए नेहरू ने विश्व की प्रगतिशील शक्तियों के प्रति स्वाधीनता के लिए तथा राजनीतिक और सामाजिक बंधन तोड़ने के लिए लड़ने वालों के प्रति अपने पूरे सहयोग का वचन दिया। क्योंकि साम्राज्यवाद और फांसीवाद प्रतिक्रिया के विरोध में उनके संघर्ष में हमें यह लगता है कि हमारा संघर्ष एक साझा संघर्ष है। रजवाड़ों की जनता का संघर्ष। इस काल का चौथा प्रमुख घटनाक्रम यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन रजवाड़ों तक भी फैल गया। इन रजवाड़ों में से अधिकांश में आर्थिक से राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां नरक जैसी थीं। किसान दमन के शिकार थे, मालगुजारी और कर बहुत अधिक था तथा असहाय थे। शिक्षा का कोई खास प्रसार न था। स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाएं एकदम पिछड़ेपन की हालत में थीं और प्रेस की स्वतंत्रता तथा दूसरे नागरिक अधिकारों का शायद ही कोई मान हो। रजवाड़ों की आय का बहुत बड़ा भाग राजा और उसके परिवार के भोग विलास पर खर्च होता था। अनेक रजवाड़ों में भूदास प्रथा, गुलामी और बेगार का बोलबाला था। पहले के पूरे इतिहास में आंतरिक विद्रोह या बाहरी आक्रमण की चुनौतियां इन भ्रष्ट और पतित राजा महाराजाओं की मनमानी पर कुछ हद तक नियंत्रण रखती थी, परंतु ब्रिटिश शासन ने राजाओं को इन दोनों खतरों से सुरक्षित बना दिया और
अब वे खुलकर अपने शासन का दुरुपयोग करने लगे। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा डालने तथा उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी भी राजाओं का इस्तेमाल करने लगे। राजा महाराजा भी अपनी बारी में किसी जन विद्रोह के आगे अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता पर निर्भर थे और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति दुश्मनी का रवैया अपनाया। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना की गई ताकि महाराजे मिल बैठ सकें और ब्रिटिश मार्गदर्शन में अपने साझे हित के विषय पर विचार कर सकें। 1935 के भारत सरकार कानून में भी प्रस्तावित संघीय ढांचे की योजना इस प्रकार रखी गई कि राष्ट्रवादी शक्तियों पर नियंत्रण बना रहे। इसमें व्यवस्था की गई कि ऊपरी सदन में कुल सीटों के 2/5 तथा निचले सदन में 1/3 पर रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व रहेगा। अनेक रजवाड़ों की जनता अब जनतांत्रिक अधिकारों और लोकप्रिय सरकारों की मांग को लेकर आंदोलन करने लगी। विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए दिसंबर 1927 में ही ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हो गई। दूसरे असहयोग आंदोलन ने रजवाड़ों की जनता पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया। अनेक रजवाड़ों, खासकर राजकोट, जयपुर, कश्मीर, हैदराबाद और त्रावणकोर में जन संघर्ष चलाए गए। राजाओं ने इन संघर्षों का सामना निर्मम दमन के साथ द्वारा किया। इनमें से कुछ ने सांप्रदायिकता का भी सहारा लिया। हैदराबाद के निज़ाम ने जन आंदोलन को मुस्लिम विरोधी और कश्मीर के महाराजा ने उसे हिंदू विरोधी घोषित किया, जबकि त्रावणकोर के राजा का दावा था कि जन आंदोलन के पीछे ईसाइयों का हाथ है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने रजवाड़ों की जनता के संघर्ष का समर्थन किया और राजाओं से आग्रह किया कि वे जनतांत्रिक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करें और जनता को मूलभूत नागरिक अधिकार दें। वर्ष 1938 में जब कांग्रेस ने अपना स्वाधीनता के लक्ष्य को परिभाषित किया तो इसमें रजवाड़ों की स्वाधीनता को भी शामिल किया। अगले साल त्रिपुरी अधिवेशन में रजवाड़ों की जनता के आंदोलन में और भी सक्रिय रूप से भाग लेने का उसने फैसला किया। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। रजवाड़ों की जनता के आंदोलन ने उस जनता में राष्ट्रीय चेतना पैदा की। इससे पूरे भारत में एकता की नई चेतना भी फैली। सांप्रदायिकता का विकास। पांचवा महत्वपूर्ण घटनाक्रम सांप्रदायिकता का विकास था। सीमित मताधिकार तथा अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर विधानसभाओं के लिए जो चुनाव हुए उससे एक बार फिर अलगाववादी भावनाएं पैदा हो गईं। इसके अलावा कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित अनेक सीटें जीतने में असफल रही। मुसलमानों के लिए कुल 482 सीटें आरक्षित थीं, मगर कांग्रेस को इनमें केवल 26 मिली और उनमें भी 15 केवल पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मिली। हालांकि इनमें ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग को भी नहीं मिली। हिंदू महासभा भी बुरी तरह हारी। इसके अलावा जमींदारों और सूदखोरों की पार्टी भी चुनाव में धूल चाटती आई। कांग्रेस ने एक मूलगामी कृषि कार्यक्रम अपना लिया था और किसान आंदोलन फैल रहे थे। इन दो बातों को देखकर जमींदार और सूदखोर अब सांप्रदायिक पार्टियों को अपना समर्थन देने लगे। उन्होंने समझ लिया कि आम जनता की व्यापक राजनीतिक भागीदारी के युग में उनके हितों की खुलकर वकालत कर सकना अब संभव नहीं होगा। अब सांप्रदायिक पार्टियां मजबूत होने लगी। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कांग्रेस की घोर विरोधी हो गई। अब उसने यह प्रचार शुरू कर दिया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक हिंदुओं में समा जाने का खतरा है। उसने इस अवैज्ञानिक तथा अनैतिहासिक सिद्धांत का प्रचार किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और उनका एक साथ रह सकना असंभव है। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके मांग की कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए।
हिंदुओं के बीच हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक संगठनों के अस्तित्व के कारण मुस्लिम लीग के प्रसार को और बल मिला। हिंदू एक अलग राष्ट्र और भारत हिंदुओं का देश है, यह कहकर हिंदू संप्रदायवादियों ने मुस्लिम संप्रदायवादियों की ही बात दोहराई। इस तरह उन्होंने भी दो राष्ट्रों के सिद्धांत को मान लिया। उन्होंने इस बात का जमकर विरोध किया कि अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें बहुमत के प्रभुत्व का भय न रहे। एक तरह से हिंदू संप्रदायवाद का औचित्य और भी कम था। हर देश में धार्मिक भाषा या जाति अल्पसंख्यकों को कभी न कभी ऐसा लगता रहता है कि उनकी संख्या कम होने के कारण उनके सामाजिक और सांस्कृतिक हितों को हानि पहुंच सकती है। लेकिन बहुसंख्यक संप्रदाय ने जब भी अपने वचन और कर्म से यह सिद्ध किया है कि ये भय निराधार है, तो अल्पसंख्यकों का भय समाप्त हो गया है। परंतु जब बहुसंख्यक जनता का कोई भाग सांप्रदायिक और संकीर्ण हो जाता है, तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलने या कुछ करने लगता है, तो अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तब अल्पसंख्यकों का सांप्रदायिक और संकीर्ण नेतृत्व भी मजबूत होता है। उदाहरण के लिए चौथे दशक में मुस्लिम लीग बहुत मजबूत थी, जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। इसके विपरीत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब, सिंध और बंगाल में जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे, मुस्लिम लीग वहीं मजबूत थी जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। इसके विपरीत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब, सिंध और बंगाल में जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे और इसलिए अपने को कुछ सुरक्षित महसूस करते थे, वहां मुस्लिम लीग कमजोर थी। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदायवादियों ने कांग्रेस के खिलाफ एक दूसरे से हाथ मिलाने में कोई संकोच नहीं किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब, सिंध और बंगाल में हिंदू संप्रदायवादियों ने कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम लीग तथा दूसरे सांप्रदायिक संगठनों का मंत्रिमंडल बनवाने में सहायता की। सरकार समर्थक रवैया अपनाना भी तमाम सांप्रदायिक संगठनों की एक साझी विशेषता थी। यहाँ हम कह दें कि हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात करने वाले किसी भी सांप्रदायिक संगठन या दल ने विदेशी शासन विरोधी संघर्ष में कभी कोई सक्रिय भाग नहीं लिया। दूसरे धर्मों की जनता तथा राष्ट्रवादी नेताओं को भी वे अपना वास्तविक शत्रु समझते थे। सांप्रदायिक संगठन और दल जनता की सामाजिक और आर्थिक मांगें उठाने से भी कतराते रहे, जबकि राष्ट्रवादी आंदोलन, जैसा कि हमने देखा है, बढ़ चढ़कर इन मांगों को उठाता रहा। इन संबंध में वे ऊंचे वर्गों के निहित स्वार्थों का ही प्रतिनिधित्व करने लगे। बहुत पहले 1933 में ही इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने समझ लिया। आज सांप्रदायिकता का आधार राजनीतिक प्रतिक्रिया है और इसलिए हम देखते हैं कि सांप्रदायिक नेता बिना किसी अपवाद के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में प्रतिक्रियावादी बन बैठे हैं। ऊंचे वर्गों के लोगों के संगठन यह दिखाकर कि वे धार्मिक अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यकों की सामुदायिक मांगों के पक्षधर हैं, अपने स्वयं के वर्गीय हितों को छिपाने के प्रयास करते हैं। हिंदुओं, मुसलमान तथा दूसरों की ओर से रखी गई विभिन्न सामुदायिक मांगों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने से पता चलेगा कि इनका जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन ने सांप्रदायिक ताकतों का हमेशा दृढ़ता से विरोध किया और धर्मनिरपेक्षता से उसकी प्रतिबद्धता हमेशा गहरी और संपूर्ण रही। फिर भी यह सांप्रदायिक चुनौती का सामना करने में पूरी तरह सफल न हो सका। अंत में सांप्रदायिकता देश का विभाजन कराने में सफल रही। इस असफलता की व्याख्या कैसे की जाए, इसका एक उत्तर तो प्रायः दिया जाता है। वह यह है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने सांप्रदायिक नेताओं से बातचीत करने और उन्हें साथ लेने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए। हमारा विचार इसके ठीक विपरीत है। आरंभ से ही राष्ट्रवादी नेताओं ने सांप्रदायिक नेताओं से बातचीत पर बहुत अधिक भरोसा किया, लेकिन संप्रदायवाद से समझौता कर सकना या उसे संतुष्ट कर सकना संभव न था। इसके अलावा एक तरह की सांप्रदायिकता को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता तो प्रतिक्रिया के रूप में दूसरे तरह की सांप्रदायिकता हमेशा ही फलने फूलने लगती है। 1937 से 1939 के बीच कांग्रेस
कांग्रेस के नेताओं ने बार बार जिन्ना से मुलाकात करके उसे मनाने का प्रयास किया, लेकिन जिन्ना ने कभी कोई ठोस मांग सामने नहीं रखी। इसके बजाय उन्होंने यह असंभव मांग रखी कि कांग्रेस माने कि वह हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है केवल तभी वह कांग्रेस से बात करेगी। कांग्रेस के लिए यह मांग स्वीकार करना संभव न था, क्योंकि ऐसा करके वह अपने बुनियादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी चरित्र को ही छोड़ देती। वास्तविकता यह है कि सांप्रदायवाद को संतुष्ट करने के जितने भी प्रयास किए गए, उतनी ही अधिक उसमें उग्रता आती गई। वास्तव में सांप्रदायिकता को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसके खिलाफ एक निर्मम राजनीतिक और विचारधारात्मक संघर्ष चलाने की जरूरत थी, अथवा आवश्यकता सांप्रदायिकता के खिलाफ एक व्यापक मुहिम चलाने की थी, जैसी मुहिम 1880 के बाद के दशक में औपनिवेशिक विचारधारा के खिलाफ चलाई गई थी। लेकिन कभी कभार को छोड़कर राष्ट्रवादियों ने ऐसा नहीं किया। फिर भी धार्मिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी की सफलताओं को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। 1946 से 1947 के विभाजन के आगे और पीछे हुए दंगों तथा सांप्रदायिक शक्तियों के पुनरुत्थान के बावजूद स्वतंत्रता के बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाने में तथा मूल रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था और समाज खड़ा कर सकने में सफल रहा। हिंदू सांप्रदायिकता समाज में और राष्ट्रवादियों की कतारों तक में भी गहरे बैठी। फिर भी हिंदुओं के बीच इसकी शक्ति मामूली ही बनी रही। 1946 से 1947 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। अबुल कलाम आज़ाद खान, अब्दुल गफ्फार खान, जोशीले भाषण देने वाले समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली, निर्भीक पत्रकार S.A. बरेलवी और इतिहासकार मोहम्मद हबीब और कुंवर मोहम्मद अशरफ, उर्दू शायरी के तूफानी पितरैल जैसे जोशीले मलिहाबादी, फैज़ अहमद फैज़, सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी और कैफ़ी आज़मी और मौलाना मदनी, ये सब ऐसे नाम हैं जो इस संबंध में हमारे सामने मिसाल बनकर उभरते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा विश्व युद्ध सितंबर 1939 में आरंभ हुआ, जब जर्मन प्रसारवाद की हिटलर की नीति के अनुसार नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके पहले मार्च 1938 में वह ऑस्ट्रिया और मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को खुश रखने के लिए सब कुछ किया, मगर अब वे पोलैंड की सहायता करने को बाध्य हो गए। भारत की सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस या केंद्रीय धारा सभा से चुने हुए सदस्यों से परामर्श किए बिना फौरन युद्ध में शामिल हो गई। राष्ट्रीय कांग्रेस की फासिस्ट आक्रमण के शिकार देशों से पूरी सहानुभूति थी। राष्ट्रीय कांग्रेस को फांसीवादी आक्रमण के शिकार देशों से वह फांसीवाद विरोधी संघर्ष में लोकतांत्रिक शक्तियों की सहायता करने को तैयार थी, मगर कांग्रेस के नेताओं का सवाल यह था कि एक गुलाम राष्ट्र द्वारा दूसरों के मुक्ति संघर्ष में साथ देना किस प्रकार संभव था। इसलिए उन्होंने मांग की कि भारत को स्वाधीन घोषित किया जाए या कम से कम भारतीयों को समुचित अधिकार दिया जाए ताकि वे युद्ध में सक्रिय भाग ले सकें। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों और राजा महाराजाओं को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। इसलिए कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों को आदेश दिया कि वे त्यागपत्र दें। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय किया। सत्याग्रह को सीमित इसलिए रखा गया कि देश में व्यापक उथल पुथल न हो और ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में बाधा न पड़े। वायसराय के नाम एक पत्र में गांधी जी ने इस
आंदोलन का उद्देश्य का व्याख्या इस प्रकार की। कांग्रेस नाजीवाद की विजय की उतनी ही विरोधी है जितना कि कोई अंग्रेज हो सकता है, लेकिन उसकी आपत्ति को युद्ध में उसकी भागीदारी की सीमा तक नहीं खींचा जा सकता। चूंकि आपने तथा भारत सचिव महोदय ने घोषणा की है कि पूरा भारत स्वेच्छा से युद्ध प्रयास में सहायता कर रहा है, इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि भारत की जनता का विशाल बहुमत इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वह नाजीवाद तथा भारत पर शासन कर रही दोहरी निरंकुशता में कोई अंतर नहीं करता। सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति विनोबा भावे थे। 15 मई 1941 तक 25,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार किए जा चुके थे। वर्ष 1941 में विश्व की राजनीति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पश्चिम यूरोप तथा अधिकांश पूर्वी यूरोप में पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे और फ्रांस पर अधिकार कर चुकने के बाद नाजी जर्मनी ने 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर हमला बोल दिया। पश्चिमी यूरोप तथा अधिकांश पूर्वी यूरोप में पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे तथा फ्रांस पर अधिकार कर चुकने के बाद नाजी जर्मनी 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर हमला बोल दिया। 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर में एक अमेरिकी समुद्री बेड़े पर आकस्मिक हमला किया तथा जर्मनी और इटली की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। उसने तेजी से फिलीपीन, हिंदी चीनी, इंडोनेशिया, मलाया और बर्मा पर अधिकार कर लिया। मार्च 1942 में रंगून पर उसका अधिकार हो गया। इससे युद्ध भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा। हाल ही में रिहा हुए कांग्रेसी नेताओं ने जापानी आक्रमण की निंदा की और कहा कि अगर ब्रिटेन फौरन प्रभावी शक्ति भारतीयों को सौंप दे और युद्ध के बाद पूर्ण स्वाधीनता का वचन दे तो वे भारत की रक्षा तथा राष्ट्रों के हितों के लिए सहयोग देने को तैयार हैं। अब ब्रिटिश सरकार को युद्ध प्रयासों में भारतीयों के सक्रिय सहयोग की पूरी तरह आवश्यकता थी। ऐसा सहयोग पाने के लिए उसने एक कैबिनेट मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स अरे भैया, सक्रिय सहयोग की पूरी तरह आवश्यकता थी। ऐसा सहयोग पाने के लिए उसने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। अरे क्रिप्स लेबर पार्टी के उग्र सदस्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे। हालांकि क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य जहां जितनी जल्दी संभव हो स्वशासन की स्थापना करना था, फिर भी उनके तथा कांग्रेसी नेताओं की लंबी बातचीत टूट गई। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की यह मांग मानने से इनकार कर दिया कि वास्तविक शक्ति तत्काल भारतीयों को सौंप दी जाए। दूसरी तरफ भारतीय नेता इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि उससे भविष्य के लिए केवल वादे किए जाएं और फिलहाल वायसराय के हाथों में निरंकुश शक्तियां बनी रहे। वे युद्ध प्रयासों में सहयोग के लिए तैयार थे, खासकर इसलिए कि जापानी आक्रमणकारियों से भारतीयों के लिए ही खतरा पैदा हो गया था। लेकिन उन्हें लगता था कि वे यह काम तभी कर सकेंगे जब देश में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाए। क्रिप्स मिशन की सफलता से भारत की जनता रुष्ट हो गई। उसे फांसीवाद विरोधी शक्तियों से अभी पूरी तरह सहानुभूति थी, मगर उसे लगता था कि देश की राजनीति स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। युद्ध के क्रिप्स मिशन की असफलता से भारत की जनता रुष्ट हो गई। उसे फांसीवाद विरोधी शक्ति से अभी भी पूरी सहानुभूति थी, मगर उसे लगता था कि देश की राजनीति स्थिति अब बर्दाश्त बढ़ती कीमतों ने उसमें असंतोष को और भी गहरा कर दिया। अप्रैल-अगस्त 1942 के काल में तनाव लगातार बढ़ता गया। जैसे जैसे जापानी फौजें भारत की ओर बढ़ती गई और तथा जापानी विजय का भय जनता और नेताओं को त्रस्त करने लगा और गांधी जी उतने ही अधिक जुझारू होते गए, कांग्रेस ने अब फैसला किया कि अंग्रेजों से भारतीय स्वाधीनता की मांग मनवाने के लिए सक्रिय उपाय किए जाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक संघर्ष चलाने का फैसला किया गया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत के लाभ तथा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की सफलता दोनों के लिए भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति आवश्यक हो गई है। आधुनिक साम्राज्यवाद का प्रमुख शिकार होने के नाते भारत अब समस्या के केंद्र में आ चुका है, क्योंकि भारत की स्वाधीनता से ही ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र को परखा जाएगा और एशिया तथा अफ्रीका के जनगण में आशा उत्साह का संचार होगा। इस देश में ब्रिटिश शासन की समाप्ति एक जीवंत और तात्कालिक प्रश्न है, जिस पर युद्ध का भविष्य तथा स्वाधीनता और जनतंत्र की सफलता निर्भर है। एक स्वाधीन भारत स्वाधीनता के संघर्ष में तथा नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने तमाम विशाल संसाधनों को झकझोर कर यह सफलता सुनिश्चित करेगा। 8 अगस्त की रात में कांग्रेसी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, इसलिए मैं अगर हो सके तो तत्काल उसी रात प्रभात से पहले स्वाधीनता चाहता हूँ। आज दुनिया में झूठ और मक्कारी का बोलबाला है। आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं मंत्रिमंडल या ऐसी दूसरी वस्तुओं के लिए वायसराय से सौदा करने वाला नहीं हूँ। मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी चीज़ से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिल में संजो कर रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र यह है, करो या मरो, डू और डाई। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को रहना देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन कांग्रेस आंदोलन चला सके, इसके पहले ही सरकार ने कड़ा प्रहार किया। 9 अगस्त को बहुत तड़के ही गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार करके अनजानी जगहों पर ले जाए गए और कांग्रेस को फिर एक बार गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इन गिरफ्तारियों की खबर ने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया और हर जगह विरोध में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसमें जनता का अभी तक दबा हुआ गुस्सा झलक रहा था। नेता विहीन और संगठन विहीन जनता ने जिस ढंग से भी ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे देश में कारखानों में, स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें और कामबंदी हुई और प्रदर्शन हुए, जिन पर लाठीचार्ज और फायरिंग भी हुए। बार बार की गोलीबारी और दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने अनेक जगहों पर हिंसक कार्रवाइयां भी की। उसने पुलिस थानों, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों आदि ब्रिटिश शासन के तमाम प्रतीकों पर हमले किए। उन्होंने टेलीफोन के तार उखाड़ दिए, तार के खंभे गिरा दिए, रेल लाइनें उखाड़ दी और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। अनेक जगहों पर, अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में विद्रोहियों का अस्थायी कब्जा हुआ। संयुक्त प्रांत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले, बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक और बम्बई के सतारा जिले में जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार भी बना ली। आमतौर पर छात्र, मजदूर और किसान ही इस विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्गों के लोग तथा नौकरशाह सरकार के वफादार रहे। सरकार ने अपनी ओर से 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए सब कुछ किया। उसके दमन की कोई सीमा नहीं रही। प्रेस की पूरी तरह गला घोंट दिया गया। प्रदर्शन कर रही भीड़ों पर मशीन गनों से गोलियां तथा हवा में बम भी बरसाए गए। कैदियों को यातनाएं दी गईं। पुलिस और खुफिया पुलिस राज्य का चारों ओर था। अनेक नगरों और कस्बों की सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया। पुलिस और सेना की गोलीबारी में 10,000 से अधिक लोग मारे गए, असली तौर पर शहीद हुए। विद्रोही गांवों को जुर्माना के रूप में भारी भरकम रकमें देनी पड़ी और गांव वालों पर सामूहिक रूप से कोड़े बरसाए गए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में इतना निर्मम दमन कभी नहीं देखने को मिला। सरकार सराकर अंततः
सरकार अंततः आंदोलन को कुचलने में सफल रही। 1942 का यह विद्रोह वास्तव में बहुत संक्षिप्त रहा। इसका महत्व इस बात में था कि उसने दिखाया कि देश में राष्ट्रवादी भावनाएं किस गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी थीं और जनता संघर्ष और बलिदान की कितनी बड़ी क्षमता प्राप्त कर चुकी थी। यह स्पष्ट था कि जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत पर शासन कर सकना अब अंग्रेजों को संभव नहीं लगा। 1942 के विद्रोह के दमन के बाद 1945 में युद्ध की समाप्ति तक देश में राजनीतिक गतिविधियां लगभग ठप रहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वमान्य नेता जेलों में बंद थे और कोई नया नेता उनकी जगह नहीं ले सका और न ही देश को नेतृत्व दे सका था। वर्ष 1943 में बंगाल में